गुड मॉर्निंग ऑल टीचर्स. सर्वांना माझा नमस्कार. शिक्षक बंधू आणि भगिनींनो, आज आपण टी जो आपण उपक्रम हाती घेतलेला आहे, टी पहिल्याच प्रयत्नात पास, तर या उपक्रमातील हिंदीच्या दुसऱ्या तासिकेमध्ये आपण आलेलो आहोत. मित्रांनो, आज आपण मागच्या तासिकेमध्ये संज्ञा और संज्ञा के भेद, शब्दाच्या ज्या काही जाती आहेत त्याला हिंदीमध्ये शब्द के भेद असं म्हटलं जातं. शब्द के भेद का पहला जो चैप्टर था संज्ञा और संज्ञा के भेद. संज्ञा मतलब क्या होता है, संज्ञा का मतलब क्या है और संज्ञा के भेद कितने होते हैं, इसके बारे में हमने मराठी और हिंदी दोनों भाषा का कॉम्बिनेशन कर कर उसे अच्छी तरह से समझ लिया है और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. और आज आपण दुसरा जो प्रकार आहे संज्ञा संपल्यानंतर दुसरा जो भेद आहे हिंदीमध्ये तो जो आहे सर्वनाम आणि सर्वनाम के भेद. मराठीमध्ये पण आपण ते मला असं वाटतं 4-5 दिवसापूर्वी घेतलेलं होतं. मागे जाऊन बघा, तर त्या ठिकाणी आपला त्याचा पण तास आपण घेतलेला आहे. तो आज हम सर्वनाम और सर्वनाम के भेद इनके बारे में जानेंगे. शुरू करते हैं हम आज की हमारी तासिका सर्वनाम और सर्वनाम के भेद. सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम क्या होता है, किसे सर्वनाम कहते हैं. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं. एकदम सिंपल. क्या है, संज्ञा के स्थान पर हम किसी के बारे में कहते हैं, बार बार हम उसका नाम लेते हैं, यानी बार बार उसका हमें नाम ना लेना पड़े, इसलिए हम उस नाम की जगह पर हम क्या करते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एक शब्द यूज करते हैं. वह शब्द होता है सर्वनाम. म्हणजेच काय, नामाचा वारंवार उच्चार टाळण्यासाठी आपण त्या नामाच्या जागेवर काय करतो, एक शब्द घेतो. मग तो जो शब्द असतो तो असतो सर्वनाम. म्हणजेच काय, नामाच्या ऐवजी वाक्यामध्ये येणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असं म्हणतात. ही झाली आपली मराठी व्याख्या. और हिंदी में क्या कहेंगे, नाम की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. तो एक वाक्य देखते हैं हम. जैसे मैंने कहा रोशन स्कूल, रोशन पाठशाला जाता है. रोशन हर रोज पाठशाला जाता है. रोशन दिया हुआ अपना पूरा काम पूरा करता है. रोशन वक्त पर खाना खाता है. बार बार रोशन 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 कहने से मैं क्या कहूँगा, रोशन हर रोज पाठशाला जाता है, वह अपना पूरा काम करता है, उसे अध्ययन करना पसंद है, वह अपनी माता पिता का सम्मान करता है, उसने कई सारे काम किए. देखो, मैंने रोशन की जगह पर जितने बाद में शब्द यूज किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, वह सब क्या है, सर्वनाम है. तो हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे. जैसे मैं, हम, वो, वह, तू, तुम, वे, आप, उसका, उसकी, उसके, अपने, हमारे, उन्हें, इन्हें, इतने सारे जो सर्वनाम है, इन सर्वनामों को हम हमारी हिंदी भाषा में क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं. म्हणजेच काय, हे जेवढे काही फळ्यावर लिहिलेले आहेत आणि जेवढे मी सांगितले हे सर्व हिंदी मधले काय आहेत, सर्वनाम आहेत. सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं. तो हमने सर्वनाम क्या होता है उसके बारे में समझ लिया है. अब हम इस सर्वनाम के जो भेद है, म्हणजे सर्वनामाचे जे काही प्रकार आहेत, हिंदीमध्ये 6 प्रकार आहेत, त्यांच्याविषयी आपण बघूया. एक एक करून आपण बघूया. सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम का पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम. उसकी परिभाषा क्या होती है, वक्ता या श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जब हम किसी से बात करते हैं तो अपने बारे में कभी कभी हम कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, या सामने जो जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके नाम के बजाय, त्याच्या नावाच्या ऐवजी. म्हणजे आपण आपल्या स्वतः करता आपलं नाव टाळून त्या जागी आपण मी, मला किंवा आपण सगळे आहोत आम्ही, इस तरह से हम क्या करते हैं, बोलने वाला या सुनने वाला, वक्ता या श्रोता, या हम किसी और के बारे में, दुसरं कोणाच्या तरी विषयी आपण जेव्हा त्याचं नाव न घेता त्याच्या जागी जो शब्द वापरतो तो शब्द जो असतो तो सर्वनाम असतो. पण जो प्रकार आहे तो प्रकार आहे पुरुषवाचक सर्वनाम. तो इस तरह से वक्ता या श्रोता
या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे हमने जितने भी म्हणजे आपण जेवढे काही सर्वनाम बघितले ते आपण ते काय करणार आहोत, प्रकारामध्ये डिवाइड करणार आहोत. तो मैं, तुम, वह, हम, आप. आई बात समझ में? तो इस तरह से इतने जो शब्द है, यह शब्द, यह सब सर्वनाम है. यह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं. दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम. दूसरा जो भेद है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम. किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. निश्चय यानी पक्का. किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति का जब बोध कराते हैं, ऐसे बोध कराने वाले शब्द जितने भी होते हैं वह होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम. जैसे वह इंसान, यह आदमी, हम क्या कहते हैं, यह यानी जिसको हम कहते हैं यह आदमी, इसका मतलब पक्का वही है, दूसरा कोई नहीं. यानी हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं. ऐसे जो सर्वनाम होते हैं उन सर्वनामों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे यह, वह, ये, वे. आई बात समझ में? यह सब क्या है? यह सब निश्चयवाचक सर्वनाम है. आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं. तीसरा जो भेद है, तीसरी भेद की ओर हम चलते हैं. अनिश्चयवाचक सर्वनाम. सबसे दूसरा जो भेद देखा हमने वो निश्चयवाचक था, और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके विपरीत. जब किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता, देखो फर्क है. जब किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है तो वह है निश्चित सर्वनाम. लेकिन जब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उस शब्द को या उस सर्वनाम को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. आई बात समझ में? मतलब निश्चय वाचक जो होता है उसमें निश्चित किसी व्यक्ति या वस्तु का हमें बोध होता है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता. तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. मराठीमध्ये सांगतो, म्हणजे एखाद्या निश्चित व्यक्ती आणि वस्तूचा जर आपल्याला बोध होत असेल तर त्याला म्हणायचं निश्चयवाचक सर्वनाम, आणि जर एखाद्या व्यक्ती वस्तूचा निश्चित आपल्याला बोध होत नसेल तर त्याला म्हणायचं अनिश्चयवाचक सर्वनाम. अब इसके उदाहरण देखेंगे. जैसे कोई आया होगा, कुछ तो हुआ होगा, किसी ने मुझे बुलाया है. तो देखो, कोई निश्चित हमें समझ में नहीं आता, कुछ निश्चित बोध नहीं होता, किसी ने बुलाया है, मतलब उसका नाम हम नहीं ले सकते. इस तरह से कोई, कुछ और किसी, ऐसे जो सर्वनाम होते हैं, ऐसे सर्वनामों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है. आगे संबंधवाचक सर्वनाम. चौथा जो भेद है सर्वनाम का वह है संबंधवाचक सर्वनाम. अब इसमें क्या होता है, जो शब्द वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं उस शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. यानी उस वाक्य में एक नहीं दो सर्वनाम आते हैं. पहला दूसरे से संबंध प्रस्थापित करता है, म्हणजेच या वाक्यामध्ये एक येत नाही. मराठीमध्ये सुद्धा आहे संबंधीवाचक, तर यहाँ पर त्याच्यामध्ये संबंधी आहे आणि या ठिकाणी संबंध, फक्त थोड़ा शब्दामध्ये बदल आहे. तो जब ऐसे वाक्य में दो सर्वनाम आते हैं जो पहला दूसरे का संबंध मिलाप करते हैं या संबंध प्रस्थापित होता है, उनमें ऐसे जो सर्वनाम होते हैं उन सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है. इसके उदाहरण देखेंगे. जो, सो, यानी इसमें जो भी सर्वनाम है और सो भी सर्वनाम है, एक साथ नहीं आते. आगे मतलब उनके बीच में कुछ शब्द होता है. जो पाएगा वो खाएगा, जो बोएगा वो पाएगा, जो करेगा सो भरेगा, जो, सो, जो, ओ. यानी दो यहां पर सर्वनाम आते हैं, दो किसी वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं. यानी क्या करते हैं, संबंध प्रस्थापित करते हैं. जो, सो, जैसा वैसा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा वैसा, यह संबंधवाचक सर्वनाम है की जोड़ी है. यह, वह, यह भी संबंधवाचक सर्वनाम है. जैसी वैसी, जैसी वैसी, यहां पर वैसे हुआ है, ये जैसी वैसी, तो यह भी
संबंधवाचक सर्वनाम की जोड़ी है। तो इस तरह से संबंधवाचक सर्वनाम अकेला नहीं आता, अपने साथ और सर्वनाम को लेकर आता है और उसके साथ में वाक्य को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इस तरह से ऐसे जो सर्वनाम है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा जो भेद है, पांचवा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो यहां पर यह सर्वनाम क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा है परिभाषा में, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, यानी वह सर्वनाम आकर क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त या नियुक्त किए जाने वाले जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी सर्वनाम होते हैं, उन सर्वनामों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, कहां, कैसे, कब, कितने, क्यों, क्या, ऐसे शब्द। कौन आया है वहां पर, उसके बाद में कहां जा रहे हो, कैसे करोगे, कब आएगी, कब आओगे, कितने मिलेंगे। तो इस तरह से यह सर्वनाम वाक्य में आकर क्या करते हैं, प्रश्न पूछणे का काम करते हैं। म्हणजेच वाक्यामध्ये येऊन ते काय करतात, प्रश्नवाचक सर्वनाम काय करतात, वाक्यामध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी त्यांचा उपयोग केला जातो। असे जेवढे सर्वनाम असतात त्यांना हिंदीमध्ये प्रश्नवाचक सर्वनाम असं म्हटलं जातं। आशा करतो समजलं असेल। और आखिरी है निजवाचक सर्वनाम। निज हम हमारे खुद के लिए या दूसरा बोलने वाला उसके खुद के लिए जब किसी सर्वनाम का उपयोग करता है उसे कहते हैं निजवाचक। हम परिभाषा देखेंगे। कर्ता स्वयं के लिए या अपने आप के लिए जब कोई शब्द प्रयोग करता है, जब किसी शब्द का प्रयोग करता है उस शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद, देखो मैं खुद बात कर रहा हूं, अपने आप हो जाएगा। देखो जैसे खुद, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मैं खुद बात कर रहा हूं, वह खुद जाएगा। अपने आप वह कर लेगा, अपने आप। मुझे स्वयं करना चाहिए, मुझे स्वयं करना चाहिए, यानी इसमें कर्ता नाम भी होता है या सर्वनाम भी होता है और उसके साथ और एक शब्द आता है। तो ऐसा जब होता है तब उन सब शब्दों को हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी उस वाक्य में हमें यह ख्याल रखना है, उस वाक्य में नाम या सर्वनाम के साथ लगकर यह शब्द आते हैं, उन सबको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हम इसके आगे वाक्य, अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। सर्वनाम के बारे में और उनके भेदों के बारे में हमने अच्छी तरह से समझ लिया है और सीख भी लिया है। म्हणजे सर्वनाम आणि सर्वनामाचे प्रकार आपण चांगल्या प्रकारे शिकलेलो आहोत। आता उदाहरण प्रॅक्टिससाठी, सरावासाठी आपण काही उदाहरणं बघूया। देखते हैं हम उनके उदाहरण। मैं अपना काम स्वयं करूंगा। यहाँ पर जितने भी काले मोटे अक्षर में मैंने जो शब्द लिखे हैं, इनके हमें सर्वनाम के भेद जानने हैं और पहचानने हैं। तो यहाँ पर स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं कल शहर जाऊंगा, मैं अपने बारे में कह रहा हूं, मैं कल शहर जाऊंगा, तो मैं है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा, जो और सो देखो जोडी में आए हैं, जोडीमध्ये आलेत ते, दोघाचा संबंध म्हणजे दोन वाक्य बघा, जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा, दो वाक्यों का संबंध यहां पर जोड़ने का काम किया है। तो जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, सवाल पूछा है, बाहर कौन खड़ा है, सवाल पूछने के लिए यहां पर यह सर्वनाम आया है, इसलिए इस सर्वनाम को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। वह अपने आप चला जाएगा, अपने आप, स्वयं, मैं खुद, तो यह जितने भी होते हैं निजवाचक सर्वनाम होते हैं, इसलिए अपने आप यह इस वाक्य में जो सर्वनाम है यह है निजवाचक सर्वनाम। अब देखो यह मेरी किताब है, मैंने उंगली रखी, यह मेरी किताब है, निश्चित
यही मेरी किताब है, इसलिए मैं कह रहा हूं यह मेरी किताब है, मुझे पक्का मालूम है, इसलिए यह मेरी किताब है। इसमें यह जो शब्द है, यह जो सर्वनाम है, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। और आखिरी दाल में कुछ गिरा है, कुछ गिरा है, पता नहीं कुछ गिरा है, निश्चित माहिती नहीं, पक्का मालूम नहीं है। तो इसलिए ऐसे जो सर्वनाम होते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। इस तरह से हमने सर्वनाम और सर्वनाम के भेद देखे हैं। सर्वनाम का मतलब आप अच्छी तरह से जान गए हो और उसके 6 भेद है उसके बारे में भी आप अच्छी तरह से जान गए हो। और ऐसे उदाहरण, ऐसे वाक्य आपको लेने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से आपको 6 भेद है उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। जो टीटी या सीटी एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, बस इसी तरह का कोई वाक्य दिया जाता है और नीचे वह किस तरह का सर्वनाम का भेद है आपको उस पर्याय को चूज करना होता है। तो आशा करता हूं आप अच्छी तरह से इन सर्वनाम के भेदों को घर पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे और अगली जो हम आगे आने वाली जो तासिका है उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूं। आगे की जो हमारी तीसरी जो तासिका होने वाली है उसमें हम विशेषण और विशेषण के जो भेद है उनके बारे में जानने वाले हैं। तब तक मैं आपका आभारी हूं, आपने अच्छी तरह से इसे समझा और सुना और देखा और अच्छी तरह से घर पर प्रॅक्टिस की आहे। आशा करतो की हे सर्व आपल्याला समजलं असेल। पुन्हा आपण या ठिकाणी पुढच्या तासिकेमध्ये विशेषण, हिंदीमधलं विशेषण आणि विशेषणाचे प्रकार, विशेषण और उसके भेद के बारे में जानेंगे। तोपर्यंत रजा घेतो। आनंदी रहा घरी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।